The next topic is Gauss law. It states that the total electric flux over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. क्या मतलब हुआ इसका? अब देखिए, गॉस सरफेस को समझने से पहले हमें वापस पिछले टॉपिक में जाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा पहले. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहती है कि मान लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस है. अब देखिए, जब मैं क्लोज सरफेस की बात करता हूं तो आप उसको स्पेरिकल सरफेस भी मान सकते हो. ये कोई स्पेयर हो गया, ठीक है ना, स्पेयर है ये, होलो स्पेयर. या फिर आप कोई क्लोज मतलब इन द सेंस आप इस तरीके से कोई रेक्टेंगुलर लूप मान लो, ठीक है ना, लूप. तो लूप क्या होती है? ये भी तो क्लोज होती है ना. लूप का मतलब क्या है? ये भी क्लोज्ड होती है. लूप हमेशा क्या होती है? क्लोज्ड होती है, ठीक है ना. तो आप ये मान सकते हो. तो कोई भी क्लोज होना चाहिए एरिया वाइज, ठीक है ना. तो अब इसमें होगा क्या? तो हमने क्या पढ़ा है कि मान लीजिए इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी अपने पास क्लोज सरफेस है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है मैंने. तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एमिट होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती हैं. तो एमिट कहाँ से होंगी? अगर ये क्लोज सरफेस है तो सरफेस के ऊपर से कैसे एमिट होंगी? परपेंडिकुलर, आउटवर्ड, ठीक है. तो इस तरीके से जाएंगी ये, ठीक है ना. तो ये सभी की सभी परपेंडिकुलर, सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर एमिट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इस तरीके से जो है ये ओरिजिनेट होंगी. क्लियर है? इनकी डायरेक्शन दे देते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी सबकी. वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं किसी भी स्पेयर के अंदर, अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर टर्मिनेट होंगी आके इस तरीके से. और ये भी कैसी आएंगी? परपेंडिकुलर फॉर मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है ना. तो ये भी 90 डिग्री सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर ही आएंगी या जाएंगी, ठीक है ना. तो ये चीज़ें हम पीछे कर चुके हैं. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर टर्मिनेट होंगी, ठीक है ना. ये सेम वैसी है जो हमने चार्ज के लिए किया था ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना. एंड दे आर ओपन लूप्स. ओपन लूप है क्योंकि सिर्फ जा रही हैं, वापस नहीं आ रही ना, तो ओपन लूप होती हैं. तो इस तरीके से अपन देखते हैं, ठीक है ना. तो सेम वही केस है. अब होगा क्या? अगर मान लीजिए इसके अंदर मैंने चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अब बढ़ जाएंगी. क्लियर? इस तरीके से. और अगर मैं और बढ़ा देता हूं इसके अंदर चार्ज तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, ठीक है ना. और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी. तो अब ये चीज ऑब्जर्व की है हमने, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई. लेकिन जब तक हम फिजिक्स में किसी चीज की मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं करते आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे. तो इंप्लीमेंट करने के लिए देयर शुड बी सम मैथमेटिकल फॉर्मूला. तो उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को किसने दिया? गॉस ने दिया. अब गॉस क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई, फ्लक्स हमें पता है. फ्लक्स क्या होती है? फ्लक्स होती है E डॉट ds. E डॉट ds ये हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए. तो ये कंडीशन थी इनकी कि सरफेस कैसा होना चाहिए? आपका क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे क्लोज सरफेस है ये. तो किसी भी क्लोज सरफेस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सिस्टम. ये एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है ना. टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर? अब इनका नाम दे देते हैं अपन. मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ऐसे अप टू मतलब Qn चार्जेस हैं मान लीजिए. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द चार्जेस Q1 प्लस Q2
प्लस डैश 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 प्लस क्यू एन, ठीक है ना, उसके सम के बराबर आ जाएगा। तो एक तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यही चीज उन्होंने कही थी। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर है? अब इन्होंने क्लोज सरफेस लिया है, तो क्लोज सरफेस को डिनोट करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, इसको आप ऐसे देखिए। अब देखिए स्मॉल एरिया मैंने लिया, स्मॉल एरिया मतलब ये तो टोटल सरफेस एरिया तो इसका एस है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे देखो कि टोटल सरफेस एरिया तो एस है, और इसमें से कोई स्मॉल सरफेस पे देख रहा है कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है, तो उसको लिए इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, डी एस, स्मॉल, ठीक है ना, ये डी एस स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगी वो भी क्या होगी, डिफरेंशियल फॉर्म में होगी, स्मॉल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आता है ये फॉर्मूला। फिर अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर एंटायर सिस्टम। तो एंटायर के लिए जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे d5 और ये भी E डॉट ds, तो एंटायर क्लोज सरफेस है, तो इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है इस तरीके से, ये इंटीग्रल के ऊपर ये इस तरह से गोला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज सरफेस S, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगी, ये E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q, ठीक है ना, नेट चार्ज, टोटल चार्ज। फिर क्या कहते हैं, द टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। अभी जो क्लोज सरफेस है इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि स्पेरिकल हो। मैंने आपको बताया था कि एक लूप, क्लोज लूप होनी चाहिए। आप रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है, स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, या कोई भी रैंडम कोई भी शेप हो सकती है, मतलब क्लोज होनी चाहिए वो, ठीक है ना, क्लोज होना चाहिए सरफेस। तो द टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, ठीक है ना, क्लोज सरफेस कैसे भी शेप का हो सकता है, मे बी ए पॉइंट चार्ज, सिंगल और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या तो उसमें सिंगल चार्ज हो या फिर उसमें कंटिन्यूस, अगर काफ़ी सारा चार्ज होगा तो भी क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, ठीक है ना। एनी, और चार्ज कहीं पे भी हो सकता है उसके अंदर, एनीवेयर इनसाइड द क्लोज सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए चार्ज आपका सारा यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, बाकी स्पेस खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 2Q ऐड हो जाएंगे ना, तो उस हिसाब से ही बोल रहे हैं, ठीक है। द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप मे बी ए पॉइंट चार्ज और ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एनीवेयर इनसाइड द क्लोज सरफेस। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज सिचुएटेड प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस। अब क्या कह रहा है कि जो भी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा, क्लोज सरफेस एरिया जितने भी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूट करेगा जो चार्ज उसके अंदर है, ठीक है ना, जो चार्ज उसके अंदर है। अगर उसके बाहर कोई चार्ज है क्लोज सरफेस के तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, जो उसके अंदर है। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, अपना टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्या बन गए 3Q प्लस में ना। तो ओवरऑल ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल वही कंट्रीब्यूट करेगा जो क्लोज सरफेस के अंदर है, बाकी जो बाहर है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। द चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द क्लोज सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? If no charge is enclosed by the surface, then total electric flux through a closed surface area is 0. तो ये तो अंडरस्टूड ही है। अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा क्लोज सरफेस के अंदर, अगर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, वहां पे 0 हो जाएगी। कैसे, आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। भाई मान लीजिए जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड 0 है, मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो Q की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि अगर कोई भी चार्ज नहीं है सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स अंदर की तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट वी हैव प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अभी प्रूफ कर देते हैं कि ये चीज़ें ये आया कहाँ से फॉर्मूला, ठीक है ना, गॉस ने कैसे इसको प्रूफ किया है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या लिया, कंसिडर ए क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस, तो एक स्पेयर ले लिया उन्होंने, एक स्पेरिकल सरफेस लिया है होलो, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q सिचुएटेड एट द सेंटर O हैविंग रेडियस R। तो उन्होंने क्या देखा, क्या किया उन्होंने कि सेंटर में इसके एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रख दिया और इस स्पेयर की रेडियस कितनी है, R है, ठीक है ना। और अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके इस सरफेस से क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हम एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लेते हैं और वहां से देखेंगे अपन कि इस सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो टोटल सरफेस एरिया तो हमारे पास क्या है, S है, और हमने स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया DS, और वहां पे हम देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने एंगल पे निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो P पॉइंट जो हमने लिया है सरफेस के ऊपर, यहां से हमने अपनी तरफ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, N यूनिट वेक्टर, ये हमने अपनी तरफ से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और इसी के अलोंग मैक्सिमम इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कोस थीटा को 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे जो नॉर्मल है यूनिट वेक्टर उसी के अलोंग अगर पैरेलल निकलेगी तो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे ले लिया इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी यूनिट वेक्टर के अलोंग ही जा रही हैं, ठीक है ना। और R यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो कंसिडर ए स्मॉल सरफेस एरिया DS हैविंग पॉइंट P, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय। तो अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, अब ये अपना क्या है, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, ये क्या है अपना सोर्स चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, यही पढ़ा था हमने, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। अब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर A है अपना, तो उसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन, उसके साथ अपन यूनिट वेक्टर लगा देते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम एज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो E वेक्टर और साथ में मैग्नीट्यूड, तो के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गई, और यूनिट वेक्टर के लिए अपन ने लगा दिया ये, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे लिया था यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिट वेक्टर, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया अपना, क्लियर है। तो DS क्या है अपना, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द स्पेयर अराउंड P के अराउंड एक स्मॉल एरिया हमने लिया है, ठीक है ना। तो DS भी क्या है, एरिया वेक्टर है ये, तो एरिया वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में है नहीं है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड DS मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन साथ में, तो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रही है, N यूनिट वेक्टर से, क्योंकि हमने वो परपेंडिकुलर लिया था इस सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, या फिर यू कैन से DS N, इस तरीके से, ठीक है ना। तो DS को अपन कैसे लिख सकते हैं, N DS इन वेक्टर फॉर्म। N क्या है अपना, यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट। तो आउटवर्ड हमने क्यों लिया, नॉर्मल, क्योंकि हमारा अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम इसको इनवर्ड ले लेते हैं। तो अब देखिए फॉर स्मॉल फ्लक्स, क्योंकि स्मॉल एरिया ले रहे हैं DS, तो फ्लक्स भी क्या होगी, स्मॉल होगी, तो डिफरेंशियल फॉर्म में फ्लक्स क्या होगी, E डॉट DS, E की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे ऊपर इक्वेशन 1 से, और DS की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 तो यहाँ रख दिया। अब देखिए इसमें क्या कर दिया इन्होंने, R यूनिट वेक्टर और N यूनिट वेक्टर इनको एक तरफ ले आए, ठीक है ना। अब देखिए दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R वेक्टर की मैग्नीट्यूड
और n वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कोस, और दोनों को भी सेम डायरेक्शन में, तो कोस 0, और कोस 0 होता है 1, और इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, n यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होती है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए, एज नॉर्मल टू ए स्फीयर एट एवरी पॉइंट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर एट दैट पॉइंट, देयरफॉर r यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा अपने पास, डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये तो स्मॉल है, स्मॉल एरिया के लिए अपन ने देखा था डी एस, एंटायर के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नाउ इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो एंटायर क्लोज सरफेस के लिए तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, तो क्लोज सरफेस के लिए मैंने आपको कहा था इंटीग्रल, और ये गोला लगाओगे इसमें आप, ठीक है ना। तो ई डॉट डी एस, तो ई की वैल्यू रख दो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डिफरेंशियल में क्या चीज़ डिफरेंशिएट हो रही है, डी एस, तो ये अंदर रह जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स। अब डी एस स्मॉल सरफेस है, एंटायर सरफेस क्या है, तो एंटायर हमने क्या लिया है, स्पेयर लिया है ना, तो ये स्मॉल एरिया तो क्या था, डी एस था, और एंटायर सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वहां आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं और डिटेल में बता देता हूँ। मान लीजिए हम इसको ऐसे करते हैं कि ये आपका क्लोज सरफेस डी एस है, ठीक है ना। तो डी एस आपका हो गया, क्लोज सरफेस आपका हो जाएगा 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर डी एस, ठीक है ना। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से लिमिट लग जाएंगी 4 पाई आर स्क्वायर, फिर आप ये लिमिट इसमें पुट करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 विल गिव राइज टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्टर ऐसे खुल के आता है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बताया आपको 4 पाई आर स्क्वायर इस तरीके से आया ये। तो देखिए इसमें कुछ कट जाएगा, क्या क्या कटेगा इसमें, 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया लास्ट में, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है ना। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये है गॉस लॉ, क्लियर। अब देखिए गॉस लॉ जो है कमाल की चीज है, मतलब अब तक हमने जितनी भी चीजें इस चैप्टर में पीछे डिस्कस की है, जैसे हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर या चार्ज्ड कंडक्टर, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक पॉइंट के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो एक्सियल लाइन के ऊपर हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है ना, ड्यू टू, या फिर एक चार्ज्ड लूप की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो ये सारे हमने डेरिवेशन पीछे किए हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ वगैरह सब ये किए हमने पीछे। अभी गॉस लॉ का फायदा क्या है, यही सारे डेरिवेशंस इसकी हेल्प से बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने पीछे आपको एक डेरिवेशन नहीं करवाया था, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का मैंने आपको नहीं करवाया था। मैंने आपको क्या कहा था कि ये बहुत लेंदी मेथड है, हम आगे इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन अभी हम करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें इनको यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आसान है गॉस लॉ से इन चीज़ों को ड्राइव करना, कितना आसान होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कूलम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। अब कूलम्स लॉ होता क्या है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अभी हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए आप। तो एज पर गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो देखिए उन्होंने क्लोज सरफेस ले लिया और उसके सेंटर में एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ठीक है ना। और सेम जो पीछे हमने डायग्राम किया था वही सेम डायग्राम लिया है। पी पॉइंट
एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds, स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds, और उसके ऊपर एक p पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया n यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहीं से पास कर दी हमने जो कि पैरेलल है, ठीक है ना, और यहाँ पे सरफेस के ऊपर हमने एक रख दिया टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। तो अब देखिए, तो देखिए एज पर गोस लॉ वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E डॉट डी एस को अपन ऐसे ओपन कर सकते हैं E डी एस कोस थीटा, और E और यूनिट वेक्टर जो है दोनों एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, ये 1 हो जाएगा क्योंकि जीरो एंगल बना रहे हैं। तो E डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E और ये स्मॉल सरफेस था तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर एंटायर सरफेस के लिए, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो होगी इक्वेशन 1। ऑल्सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज गिवन बाय, तो ये हमने P पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा है Q0, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, तो वो हमने देखा था द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में क्या रिलेशन था, F इक्वल्स टू E और Q0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, अपने को मर्ज करना है, तो जब आप मर्ज कर दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या चीज़ निकल के आती है सामने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर, तो यही है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो बहुत आसान हो जाता है गॉस लॉ से जब हम कोई भी काम करते हैं, तो डेरिवेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। तो क्या कंक्लूड किया हमने, कंक्लूजन्स रिगार्डिंग गॉस लॉ, तो इट फैसिलिटेट्स ईजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाती है, ठीक है ना, ईजी हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। देखिए सारे पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जब से नोट्स अपने बनाते हो तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल प्रिसाइज बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बिना लिखे मेरा काम चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप एंड साइज, तो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू होता है, क्लोज सरफेस के ऊपर लागू होता है, ठीक है ना, फिर चाहे उसकी कैसी शेप हो और कैसी साइज हो वो मैटर नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया E डॉट डी एस, यू कैन से E डी एस कोस थीटा, वेयर कोस थीटा इसको हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे फॉर मैक्सिमम इफेक्ट, तो E डी एस हो जाएगा बिकॉज एट ऑल पॉइंट्स ऑन स्पेरिकल सरफेस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, डेट इज फ्लक्स पासिस थ्रू द सरफेस एरिया नॉर्मली, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर ये थीटा अपने आप 0 हो जाता है। क्यों होता है 0, क्योंकि किसी भी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं सरफेस से जब भी ओरिजिनेट होती हैं, या मैंने आपको कहा था सरफेस के ऊपर जब भी टर्मिनेट होंगी, वो हमेशा कैसी होती हैं, परपेंडिकुलरली आती हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली आती है। और हमने जो यूनिट वेक्टर लिया था वो भी हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलरली लेते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 0, तो थीटा 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में, जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है तो इसके ऊपर से, इसके सरफेस के ऊपर से परपेंडिकुलरली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, और अगर ऐसी कोई चार्ज शीट है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ देयर आर पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q1 लाइंग इनसाइड द सरफेस, ईच विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स, दैट मीन्स इट फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा, ठीक है ना।